गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को सी लैंग्वेज के यूनियन के कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगी। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम यूनियन को डिफ़ाइन करते हैं और किस तरीके से हम यूनियन को यूज़ करते हैं। आप लोग इसी तरीके से मेरे वीडियोस को देखते रहिए और आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू मेरे वीडियोस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सी यूनियन, जिस तरह से हम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर सी लैंग्वेज में यूनियन का भी यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जब हम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं तो हम डिफरेंट डेटा टाइप्स का कलेक्शन क्रिएट करते हैं और मेमोरी में जो इनका लोकेशन है वो एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है, जिसमें अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया है और अगर स्ट्रक्चर में हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप है तो वो पहले इंटीजर के लिए मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, अगर फ्लोट है तो फ्लोट के लिए करेगा और कैरेक्टर है तो फिर कैरेक्टर के लिए मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन वो ऑक्यूपाई करता है। उसी तरीके से यूनियन में भी हम डिफरेंट डेटा टाइप्स का कलेक्शन क्रिएट करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर और यूनियन में जो डिफरेंस है वो मेमोरी लोकेशन का होता है। एक माइनर सा डिफरेंस है दोनों में कि जब स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट डेटा आइटम्स का डिफरेंट डेटा टाइप्स का कलेक्शन करते हैं तो वो सारे डेटा एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर इंटीजर है तो इंटीजर के लिए 2 बाइट ऑक्यूपाई करेगा, अगर कैरेक्टर है तो कैरेक्टर के लिए 1 बाइट ऑक्यूपाई करेगा और अगर हमारे पास स्ट्रक्चर में फ्लोट डेटा आइटम है तो उसके लिए 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा और वो भी कंटिन्यूअस मैनर में। लेकिन यूनियन में क्या होता है, यूनियन भी एक डिफरेंट डेटा आइटम्स का डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन है। यह भी एक यूज़र डिफाइंड डेटा आइटम है, बट जब ये मेमोरी ऑक्यूपाई करता है तो ये मेमोरी उस लार्जेस्ट एलिमेंट के लेता है जो हमने यूनियन में डिफ़ाइन की है। यही एक माइनर सा डिफरेंस है स्ट्रक्चर और यूनियन में। जब भी यूनियन मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा तो उस यूनियन में, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यूनियन भी जो है वो डिफरेंट डेटा आइटम्स का डिफरेंट डेटा टाइप्स का कलेक्शन होता है। तो अगर हमने यूनियन में इंटीजर डेटा लिया है, कैरेक्टर डेटा लिया है और फ्लोट डेटा लिया है तो यूनियन जब मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा तो वो सबसे लार्जेस्ट बाइट के डेटा आइटम की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा और हमारे पास अभी सबसे लार्जेस्ट डेटा आइटम जो है वो फ्लोट है तो वो फ्लोट के अकॉर्डिंगली 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। तो देखते हैं कि किस तरीके से यूनियन जो है वो मेमोरी ऑक्यूपाई करता है और किस तरीके से हम यूनियन को डिफ़ाइन करते हैं। लाइक अ स्ट्रक्चर, यूनियन इन अ सी लैंग्वेज इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। जैसे स्ट्रक्चर को भी यूज़र अपने अकॉर्डिंगली डिफ़ाइन करता है, कौन कौन से डेटा आइटम्स होंगे, कौन कौन से डेटा एलिमेंट्स होंगे, ये यूज़र पर डिपेंड करता है। तो उसी तरीके से जब यूनियन को भी डिफ़ाइन किया जाता है तो वो भी यूज़र पर डिपेंड करता है कि कौन कौन से डेटा आइटम्स वो उसमें रखना चाह रहा है, इसलिए इसे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कहा जाता है। that is used to store the different types of elements at once. only one member of the union can occupy the memory। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि जब हम यूनियन को डिफ़ाइन करते हैं और यूनियन भी जो है वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के आइटम का एलिमेंट का कलेक्शन होता है, तो उन डेटा आइटम में से जिस डेटा आइटम की हायर बाइट मेमोरी रेंज होगी, यूनियन उसी बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, उसी बाइट रेंज की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। इसलिए एट वंस ओनली वन मेंबर ऑफ द यूनियन कैन ऑक्यूपाई द मेमोरी। इन अदर वर्ड्स we can say that the size of union in any instance is equal to the size of its largest element। हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि हमेशा यूनियन उन
यूनियन में जो लार्जेस्ट डेटा टाइप के एलिमेंट को हमने डिफाइन किया है, जिनकी बाइट वैल्यू ज़्यादा है, उसी बाइट वैल्यू के हिसाब से वो मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। अब हमें कौन सा एडवांटेज मिलता है स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में जब हम यूनियन का यूज़ करते हैं? इट ऑक्यूपाई द लेस मेमोरी बिकॉज इट ऑक्यूपाइज द साइज ऑफ द लार्जेस्ट मेमोरी ओनली। ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा है स्ट्रक्चर में, अगर स्ट्रक्चर में हमारे पास इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, तो वो टोटल 2, 1 और 4 आपका टोटल वो 7 बाइट क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन अगर वहीं पर अगर हम यूनियन यूज़ करेंगे और यूनियन में अगर हमारा कोई डेटा एलिमेंट्स हायर बाइट मेमोरी का है, तो वह उसी बाइट रेंज की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, जिससे वो लेस मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेज भी है स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में। ओनली द लास्ट एंटर्ड डाटा कैन बी स्टोर्ड इन द यूनियन। इट ओवरराइट्स द डाटा प्रीवियसली स्टोर्ड इन द यूनियन। सिर्फ लास्ट एंटर्ड जो डाटा है, सिर्फ उसी को ये एंटर करता है, उसी को वो शो करता है, और इसके प्रीवियसली हमने जो भी डाटा रखा है वो उन डाटास को ओवरराइट कर देता है। अब देखते हैं कि यूनियन को किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है। तो यूनियन को डिफ़ाइन करने के लिए हमें यूनियन कीवर्ड का यूज़ करना होगा। यहाँ पर मैंने एक सिंटैक्स लिखा है, आप लोग देख रहे होंगे, यूनियन, फिर उसके बाद आपको उस यूनियन का नाम देना है। जिस तरीके से हम स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर यूनियन को भी डिफ़ाइन किया जाता है। तो यूनियन, देन आपको यूनियन जो नाम आप देना चाहते हैं वो दीजिए। उसके बाद आपका कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा और फिर वो डेटा मेंबर्स, वो डेटा आइटम्स जो आपको डिफ़ाइन करने हैं, और उसके बाद आपका कर्ली ब्रेसेस क्लोज होके सेमीकोलन लगेगा। सेम स्ट्रक्चर के जैसे ही ये हमने यहाँ पे इसे डिफ़ाइन किया है। यूनियन और स्ट्रक्चर में सिर्फ डिफरेंस यही है कि स्ट्रक्चर हर डेटा आइटम्स के हिसाब से मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, और यूनियन अपने डेटा आइटम्स के जो लार्जेस्ट बाइट वैल्यू वाली जो एलिमेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिखा है मैंने, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, जैसे कि हम एम्प्लॉय नाम का यूनियन क्रिएट कर रहे हैं। तो यूनियन कीवर्ड लिया है, देन हमारे यूनियन का नाम है एम्प्लॉय, उसके बाद उसके डेटा आइटम्स है। तो यहाँ पर इंटीजर है, इंटीजर नाम का हमने आईडी वेरिएबल क्रिएट किया है, डिफ़ाइन किया है, और एम्प्लॉय का नाम है जो कि कैरेक्टर डेटा टाइप का है, और सैलरी है जो कि फ्लोट डेटा टाइप की है। तो यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट बाइट रेंज जो है वो है हमारे फ्लोट वेरिएबल की। तो जब मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई होगी तो वो फ्लोट मेमोरी के जो फ्लोट हमारा डेटा टाइप है उसके मेमोरी लोकेशन मतलब उसकी बाइट वैल्यू के हिसाब से होगी, और हमारे फ्लोट की जो बाइट रेंज है वो है 4 बाइट। तो यूनियन के लिए 4 बाइट मेमोरी वैल्यू ऑक्यूपाई की जाएगी, 4 बाइट मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई किया जाएगा। इसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिया है जिसके थ्रू हम यूनियन को समझेंगे कि यूनियन को किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से एक्सेस करना है। तो जैसे हम स्ट्रक्चर में जब स्ट्रक्चर के डेटा एलिमेंट्स को, उनके जब डेटा आइटम्स को एक्सेस करते थे तो हम एक स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, वैसे ही यहाँ पर भी जब हम यूनियन के डेटा मेंबर्स को, डेटा आइटम्स को एक्सेस करेंगे तो हम यहाँ पर यूनियन वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और इन यूनियन वेरिएबल को हम डॉट ऑपरेटर के साथ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले हेडर फाइल इंक्लूड की है, देन एक यूनियन डिफ़ाइन किया है, और यूनियन को भी हम सेम स्ट्रक्चर जैसे स्ट्रक्चर में को हम जब डिफ़ाइन करते थे तो हमारे वॉइड मेन के ऊपर मतलब हमारे इंक्लूड फाइल के जस्ट बाद जो पहली लाइन होगी वो यूनियन डिक्लेरेशन की होगी, जिस तरीके से स्ट्रक्चर की होती थी। तो यहाँ पर एक यूनियन डिक्लेयर किया गया है, यूनियन का नाम है एम्प्लॉय, और उनके 2 डेटा मेंबर है, एक है आईडी, दूसरा है कैरेक्टर। तो यहाँ पर
जो कि इंटीजर टाइप का है, और दूसरा डेटा मेंबर है नेम जो कि कैरेक्टर डेटा टाइप का है, और ये एक स्ट्रिंग है जिसकी वैल्यू है, आपकी रेंज है जो है वो 50 है। नेक्स्ट हमने यूनियन को क्लोज किया और साथ ही साथ यहाँ पर यूनियन वेरिएबल भी डिक्लेयर किया है। तो इवन वो यूनियन वेरिएबल है जिसके थ्रू हम नेम और आईडी को एक्सेस करेंगे, जैसे हम स्ट्रक्चर में करते हैं। अब हमारा मेन पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। तो मेन पोर्शन में हम सबसे पहले अब हमने यूनियन डिक्लेयर कर दिया है, तो अपने यूनियन के जो डेटा मेंबर है आईडी और नेम, इनको हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम आईडी को वैल्यू दे रहे हैं, तो आईडी को एक्सेस करने के लिए हमें यूनियन वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो e1 डॉट id इज इक्वल्स टू 101, इसके थ्रू हमारे आईडी वैल्यू को हमारे आईडी वेरिएबल को 101 वैल्यू मिलेगी। और नेक्स्ट हमने अगेन हमारा cpy, हमारा जो स्ट्रिंग का कॉपी फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, वो यूज़ किया है, और हम इस फंक्शन के थ्रू अपने नेम वेरिएबल को नाम दे रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं। और नेम जो कि हमारे यूनियन का वेरिएबल है, डेटा मेंबर है, तो इसे एक्सेस करने के लिए यूनियन वेरिएबल की ज़रूरत होगी। तो e1 डॉट नेम, और वो नाम हम यहाँ लिखेंगे जो आप नेम वेरिएबल में इनिशियलाइज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैंने सोनू जायसवाल। ये दोनों स्टेटमेंट के थ्रू हम लोगों ने आईडी वेरिएबल को और नेम वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज की है। अब हम इन्हें प्रिंट करवा रहे हैं। तो प्रिंटिंग स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है। प्रिंटिंग स्टेटमेंट के लिए printf फंक्शन यूज़ किया है। printf employee1 id और %d लिया है, क्योंकि %d हमारा जो id है वो इंटीजर वेरिएबल है। देन /n, और उसके बाद e1 डॉट id, इसके थ्रू जो id वैल्यू हमने इनिशियलाइज की है हमारे वेरिएबल को, वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रिंटिंग स्टेटमेंट के थ्रू हम एम्प्लॉय का नेम जो है वो प्रिंट कर रहे हैं। तो फिर से हम एक मैसेज लिखेंगे, और उसके बाद हमने यहाँ पर %s लिया है, क्योंकि नेम जो है वो हमारा एक कैरेक्टर एरे है, e1 डॉट नेम। तो ये दोनों स्टेटमेंट के थ्रू हमने आईडी और नेम जो वेरिएबल जो वैल्यूज़ रखते हैं उनको हमने प्रिंट करवाया है। इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट पे ध्यान देने वाली बात है कि जब हमने आउटपुट दिया और जब हमने वैल्यू दिया है आईडी को, तो हमारी आईडी की वैल्यू है 101, और यहाँ पर जो वैल्यू प्रिंट हुई है वो है गार्बेज वैल्यू। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक डिसएडवांटेज भी है हमारा, कि जब हम प्रीवियसली जो भी डाटा स्टोर करते हैं यूनियन में, वो ओवरराइट कर दिया जाता है जो लास्ट डाटा हम एंटर करते हैं उनसे। तो यहाँ पर हमारे पास हमारे आईडी की जो वैल्यू है वो लैप्स हो गई है, और उसकी जगह हमें यहाँ पर गार्बेज वैल्यू मिल रही है। इसलिए भी मिल रही है क्योंकि हमारा जो नेम है वो सबसे लार्जेस्ट डेटा बाइट वैल्यू रखता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कैरेक्टर नेम जो है वो 50 बाइट का मेमोरी लोकेशन रखता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो कैरेक्टर एरे है जो कि एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग का जो डायमेंशन है वो है 50। इट मीन्स एक के लिए हम अगर 1 बाइट ऑक्यूपाई किया गया है, तो अब सबसे ज़्यादा आईडी से भी हमारी जो आईडी जो कि किस टाइप का इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर की डेटा रेंज कितनी है 2 बाइट की। लेकिन अभी कंपैरिजन में देखें तो कैरेक्टर की डेटा रेंज उनके डायमेंशन के कारण कितनी हो गई है 50 बाइट। तो इसी कारण से हमारा जो आईडी वैल्यू है वो गार्बेज वैल्यू, मतलब जो आईडी वेरिएबल है वो कोई भी गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर रहा है, क्योंकि हमारा कैरेक्टर जो है वो एक लार्जेस्ट डेटा बाइट वैल्यू रखता है, और यूनियन जो है वो हमेशा मेमोरी हमारे उस यूनियन के जो लार्जेस्ट डेटा एलिमेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली ही ऑक्यूपाई करता है। As you can see, ID gets garbage value because name has the large memory size। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमेशा यूनियन जो है अपने डेटा मेंबर के
जो भी लार्जेस्ट डेटा बाइट वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग मेमोरी में जगह बनाता है। सो इट ओनली नेम विल हैव एक्चुअल वैल्यू। इसी कारण से जो नेम है वो एक्चुअल वैल्यू शो कर रहा है, लेकिन जो आईडी है वो कोई भी गार्बेज वैल्यू शो कर रहा है, वो एक्चुअल वैल्यू शो नहीं कर पा रहा है। तो यही एक डिसएडवांटेज है हमारे यूनियन का, कि जब हम यूनियन को यूज़ करते हैं तो यूनियन हमेशा अपने लार्जेस्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंगली ही मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, जिसके कारण जो प्रीवियस डेटा एलिमेंट है, जो हमारे प्रीवियसली डेटा एलिमेंट जो हमने एंटर किए हैं वो गार्बेज वैल्यू ऑक्यूपाई करते हैं या फिर ओवरराइट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम यूनियन को यूज़ करते हैं। यूनियन को भी जब हम यूज़ करते हैं तो वह सेम एज स्ट्रक्चर के जैसे ही होता है, बस डिफरेंस ये है कि स्ट्रक्चर जो है अपने हर एक डेटा एलिमेंट के अकॉर्डिंगली मेमोरी में जगह बनाता है, जबकि यूनियन जो है अपने डेटा मेंबर में से जो डेटा मेंबर हायर मेमोरी रेंज रखता है उसी के अकॉर्डिंगली मेमोरी में जगह बनाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। इसी तरीके से आप वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।